नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने 1946 का एक दस्तावेज है जो पहली नजर में शायद किसी सरकारी रिपोर्ट जैसा लगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक समुदाय का कह सकते हैं संविधान है। बिल्कुल। आज हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी की दहलीज पर खड़ा एक समुदाय अपनी दुनिया को नए सिरे से कैसे बना रहा था, अपनी एक सरकार, अपनी एक अदालत और अपनी एक नई पहचान के साथ। ये बिल्कुल सही नजरिया है। ये दस्तावेज सिवनी की काठिया क्षत्रिय महासभा का है। सोचिए, मई 1946, लूघरवाड़ा गांव। 1946। हाँ, भारत को आजाद होने में बस 1 साल बचा है और यहाँ लगभग 2000 लोग 3 दिनों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वे सिर्फ मिल नहीं रहे, वे अपने भविष्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। 2000 लोग, ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। पुस्तिका में लिखा है कि 12 से 14 मई तक चले इस अधिवेशन में लोगों का तारतम्य न टूटा, मतलब लोग लगातार आ जा रहे थे। हाँ। ये किसी आम बैठक जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, ये किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत जैसा लगता है। और आते ही उन्होंने जो पहला काम किया वो उनके इरादे साफ कर देता है। उन्होंने पूरे सिवनी सब डिवीजन को प्रशासनिक सुविधा के लिए 11 सर्कलों में बांट दिया। 11 सर्कल? हाँ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, ये एक संगठित शक्ति बनने की पहली सीढ़ी थी। और ये ढांचा सिर्फ कागज पर नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। हर सर्कल के लिए 5 मुख्य पंच और 1 सरपंच चुने गए। पुस्तिका में बाकायदा सिवनी, छपारा, लखनादौन, इन सभी 11 सर्कलों और उनके 55 मुख्य पंचों और 11 सरपंचों की पूरी सूची दी गई है। अच्छा। मतलब जमीनी स्तर पर नेतृत्व की एक पूरी फौज तैयार कर दी गई। और ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं रुका, इस पूरी महासभा के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व भी चुना गया। एक सेंट्रल बॉडी की तरह। हाँ, एक सभापति मुंशी ज्ञान सिंह तामसिंह जीनाग, एक उपासभापति, प्रधान सेक्रेटरी और यहाँ तक कि एक खजांची भी। ये एक समानांतर, एक आत्मनिर्भर शासन प्रणाली बनाने जैसा था। करने के पीछे का मकसद क्या था? सिर्फ इकट्ठा होना तो नहीं हो सकता। शुक्र है, पुस्तिका हमें इसका जवाब भी देती है। प्रस्ताव नंबर 1 में इसके कारण बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हैं। बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि समुदाय पतन की ओर जा रहा था क्योंकि लोगों को अपनी जाति का इतिहास मालूम नहीं था। अच्छा। एक बड़ी चिंता ये थी कि बहुत से लोग दूसरे धर्मों में शामिल हो रहे थे और साथ ही पारस्परिक मतभेद बढ़ जाने के सबब सात-पात में विषमता थी, यानी आपसी झगड़ों की वजह से समुदाय बिखर रहा था। और इसी संकट के जवाब में उन्होंने 4 मुख्य उद्देश्य तय किए। पहला तो यही कि जाति के इतिहास और सम्मान की रक्षा करना। हाँ। दूसरा, लोगों को दूसरे धर्मों में जाने से रोकना। तीसरा, जाति को संगठित कर उसकी उन्नति करना। और चौथा उद्देश्य, जो मुझे लगता है शायद सबसे दूरदर्शी था, वो था जाति में शिक्षा का प्रचार करना और शादी ब्याह जैसी खर्चीली प्रथाओं को दूर करना। सही है। तो ये सिर्फ पहचान बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक आधुनिक प्रगतिशील समुदाय बनने का एजेंडा भी था। ये उद्देश्य तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, खासकर शिक्षा वाला। लेकिन क्या सिर्फ उद्देश्य बना लेने से लोग मान जाते? इसे लागू करने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काम आती है। उन्होंने एक कार्यकारिणी कमेटी बनाई। ये महासभा की कह सकते हैं कार्यकारी शक्ति थी। सदस्यों के लिए अपनी हैसियत के अनुसार कम से कम 4 आने का वार्षिक चंदा देना अनिवार्य था। 4 आना? उस जमाने में ठीक ठाक रकम होगी। हाँ, जब हजारों सदस्य हों तो ये एक बड़ा कोष बन जाता है। एक मिनट, इस कमेटी के अधिकार क्या थे? सिर्फ चंदा इकट्ठा करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इस कमेटी के पास चंदा वसूल करने, पूरा हिसाब किताब रखने, जरूरी मामलों पर फैसला करने और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरत पड़ने पर समुदाय की तरफ से अदालती कार्रवाई करने तक के अधिकार थे। अदालती कार्रवाई का भी हक? मतलब ये तो एक तरह की समानांतर सरकार ही हो गई। एक तरह से हाँ। वे अपने समुदाय के मामलों को खुद निपटाने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार कर रहे थे। ये सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं था, ये एक स्वशासित निकाय था जिसकी अपनी वित्तीय और कानूनी शक्ति थी। बिल्कुल। और यहीं से बात और भी गहरी होती जाती है जब हम उनके बनाए नियमों और दंड संहिता को देखते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक संगठन नहीं बनाया, बल्कि समुदाय में कैसे रहना है, इसकी एक पूरी नियम पुस्तिका तैयार कर दी।
और उनकी न्याय व्यवस्था भी किसी सरकार से कम नहीं लगती। उन्होंने न्याय के लिए एक मल्टी लेवल सिस्टम बनाया जो जमीनी स्तर से शुरू होता था। अच्छा। सबसे नीचे थी ग्राम समिति, जो हर गांव में 5 पंचों से बनती थी। इसके पास 2 रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार था। 2 रुपए? उसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर मेल कमेटी थी, जो 7 रुपए तक का फैसला कर सकती थी। फिर पंचायत थी, और सबसे ऊपर सर्कल स्तर पर सभा, जिसके पास 15 रुपए तक का फैसला करने का अधिकार था। 15 रुपए? 1946 में ये एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी, शायद उस समय के एक मजदूर की महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा। तो इससे पता चलता है कि इस सभा के पास कितनी असली ताकत थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संगठित न्यायिक ढांचा था जो स्थानीय विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने के लिए बनाया गया था। मुझे कुछ नियम तो बेहद दिलचस्प लगे, जैसे शराब पीने पर पूरी पाबंदी। हाँ, पुस्तिका में साफ लिखा है, अपनी जाति में शराब पीना सदा से बंद है, और हर बार पकड़े जाने पर 5 रुपए का जुर्माना। और हुक्के पर तो और भी सख्ती थी। हाँ, हुक्के से जुड़ा नियम तो बहुत कड़ा है। अपनी जाति में हुक्के चिलम बंद है, इसलिए हुक्का रखने वाला जाति से बंद रहेगा। जाति से बंद मतलब सीधे जाति से बाहर? जुर्माना नहीं? हाँ, सीधे जाति से बाहर। ये दिखाता है कि वे कुछ आदतों को समुदाय की पहचान के लिए कितना बड़ा खतरा मानते थे। एक तरह का सामाजिक शुद्धिकरण अभियान था ये। एक तरफ तो हुक्के जैसी चीज पर इतनी सख्ती, और दूसरी तरफ विधवा पुनर्विवाह पर इतनी प्रगतिशील सोच। ये बड़ा दिलचस्प है ना? पुस्तिका कहती है, जवान विधवा स्त्री को पंचों के अनुरोध से दूसरा पति बना ही लेना चाहिए, क्योंकि युवती विधवा का अकेले रहना ठीक नहीं। 1946 के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी विचार था। यही इस दस्तावेज की सबसे आकर्षक बात है। ये एक साथ परंपरावादी भी है और आधुनिक भी। बिल्कुल, ये विरोधाभास दिखाता है कि वे सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक सुधार के बीच एक महीन रेखा पर चल रहे थे। और मुझे जो नियम सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है बच्चों को स्कूल ना भेजने पर जुर्माना। हाँ, नियम नंबर 50। नियम कहता है कि 6 से 10 साल के बच्चों को स्कूल ना भेजने वाले माता पिता पर सालाना 10 रुपए का जुर्माना लगेगा। 1946 में, जब शायद सरकार भी इस बारे में इतनी सख्त नहीं थी। सही बात है। ये हमें उनकी दूरदर्शिता के बारे में क्या बताता है? यह बताता है कि वे जानते थे कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ पहचान से नहीं बल्कि ज्ञान से जीती जाएगी। ये अनिवार्य शिक्षा का एक निजी कानून था। 10 रुपए का जुर्माना उस जमाने में बहुत बड़ी सजा थी। इसका मतलब है कि वे शिक्षा को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर वहीं पे छुआछूत या बिटाल को लेकर भी नियम है। हाँ, रेलवे स्टेशन या बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने की अनुमति है, जो ठीक है, आधुनिक जीवन की एक जरूरत है। लेकिन किसी अन्य जाति के घर भोजन करने पर 10 रुपए का दंड था, सिवाय जाने हुए ब्राह्मण के। हाँ, सिवाय ब्राह्मण के। ये कैसा संतुलन है? ये उस दौर के समाज का यथार्थ है। वे आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाना चाहते थे, लेकिन अपनी जातिगत सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। वे कह रहे थे, हम प्रगतिशील होंगे, हम शिक्षित होंगे, लेकिन हम अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक शुद्धता को भी सख्ती से बनाए रखेंगे। तो ये संगठन, ये नियम, ये न्याय व्यवस्था, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या था? ऐसा लगता है कि ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। हाँ, और वो कहानी थी अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने की। बिल्कुल। इस महासभा का दिल प्रस्ताव नंबर 2 में धड़कता है, जो उनके ऐतिहासिक जड़ों के बारे में है। उनका मुख्य दावा ये था कि वे काठिया क्षत्रिय हैं। और इसके लिए वो सबूत भी पेश कर रहे थे। हाँ, और उनका सबसे बड़ा सबूत था कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध किताब राजस्थान का इतिहास। अच्छा, टॉड की किताब। मतलब वे सिर्फ दावा नहीं कर रहे थे, वे एक अंग्रेज इतिहासकार का हवाला देकर अपने दावे को एक तरह से अकादमिक वैधता दे रहे थे। हाँ, ये एक बहुत ही चतुर कदम था। पुस्तिका में लेखक कर्नल टॉड और हिंदी अनुवादक पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र का आभार व्यक्त किया गया है। वे अपनी वंशावली सीधे राजस्थान के राजपूतों से जोड़ रहे थे। वे काठिया शब्द की उत्पत्ति भी समझाते हैं कि कत्ती यानी तलवार धारण करने वाले काठिया कहलाए, या मजबूत काठी यानी शरीर वाले काठिया कहलाए। हाँ, और वे यहाँ तक दावा करते हैं कि गुजरात के काठियावाड़ का नाम उन्हीं के समुदाय के नाम पर पड़ा था। लेकिन क्या सिर्फ एक किताब का हवाला देना काफी था? अपने ही लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए उन्हें और भी कुछ करना पड़ा होगा। यहीं पर बाहरी मान्यता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बाहरी मान्यता मतलब वे सिर्फ अपने दावे नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें स्थापित करने के लिए विद्वानों का सहारा ले रहे थे।
उन्होंने महासभा में पंडित दर्याव प्रसाद शास्त्री और पंडित परमेश्वर प्रसाद थापक जैसे ब्राह्मण विद्वानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। अच्छा, पंडितों को बुलाया गया। हाँ, और इन पंडितों ने वहां भाषण देकर उनके क्षत्रिय होने के दावे की पुष्टि की। और सिर्फ भाषण ही नहीं, उन्होंने एक लिखित प्रमाण पत्र भी दिया जो इस पुस्तिका में बाकायदा छपा हुआ है। बिल्कुल, उसमें लिखा है कि उनके गोत्रों और रीति रिवाजों का मिलान सूर्यवंशी क्षत्रियों से किया गया है और यह जाति काठिया क्षत्रिय प्रमाणित है। तो ये तो एक तरह की सामाजिक और धार्मिक मुहर थी। हाँ, एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। पहले एक अंग्रेज इतिहासकार के जरिए ऐतिहासिक वैधता और फिर स्थानीय ब्राह्मण विद्वानों के जरिए धार्मिक और सामाजिक वैधता। और इसके बाद उन्होंने इस नई पुरानी पहचान को समुदाय के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। बिल्कुल। जैसे कि काठिया क्षत्रिय नाम अपनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और फिर महासभा में ही कई लोगों का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार किया गया। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह सार्वजनिक रूप से अपनी क्षत्रिय पहचान को धारण करने का एक प्रदर्शन था। और अंत में समुदाय के इतिहास पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया ताकि ये ज्ञान, ये नई कहानी हर घर तक पहुंच सके। और जिस पुस्तिका की हम आज बात कर रहे हैं वो उसी फैसले का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये 1946 की पुस्तिका ये एक असाधारण दस्तावेज है। ये जमीनी स्तर पर संगठन बनाने, सामाजिक सुधार करने और अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की एक पूरी केस स्टडी है। सही है। वे अपने लिए एक संविधान बना रहे हैं, एक न्याय प्रणाली बना रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए एक मजबूत ऐतिहासिक कहानी बना रहे हैं। और अगर हम उस समय के संदर्भ को देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब भारत की आज़ादी से ठीक 1 साल पहले हो रहा है। देश एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था और हर समुदाय अपने भविष्य को लेकर चिंतित था और नए भारत में अपनी जगह तलाश रहा था। ये दस्तावेज हमें उसकी एक झलक देता है। पुस्तिका में एक जगह एक बहुत दिलचस्प पंक्ति है जो शायद इस पूरी कहानी की एक और परत खोलती है। कौन सी? मंतव्य नंबर 3 में लिखा है, इस डिवीजन की हमारी जाति सरकार द्वारा उच्च हिंदू मानी गई है। इस संबंध के सर्कुलर भी जारी किए गए हैं। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। क्या ये महासभा अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल करने का एक जमीनी आंतरिक आंदोलन था, या ये उस सरकारी वर्गीकरण के साथ खुद को संरेखित करने का एक सचेत प्रयास था ताकि नए भारत में अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जा सके? मतलब क्या वे अपनी कहानी खुद लिख रहे थे या सरकार द्वारा पहले से लिखी गई कहानी में अपना किरदार मजबूती से स्थापित कर रहे थे? दस्तावेज दोनों ही संभावनाओं की ओर इशारा करता है और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि सरकारी मान्यता ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया हो जिसकी उन्हें अपनी पहचान को सार्वजनिक रूप से पुनर्जीवित करने के लिए जरूरत थी। ये हमें इस असाधारण सामाजिक लामबंदी के पीछे की जटिल प्रेरणाओं पर सोचने के लिए छोड़ देता है। ये सिर्फ इतिहास को फिर से खोजना नहीं था, ये भविष्य को आकार देने की एक शक्तिशाली कोशिश थी।